वहाँ की गर्मा गर्म चाय और साथ में बिस्किट, या फिर दोस्तों के साथ थोड़ी सी गपशप, वो भी चाय की टपरी पर और साथ में कुछ करारे बिस्किट। गेस्ट आ जाए तो भी आपके पास सबसे पहला स्नैक जो याद आता है वो होता है बिस्किट। यानी बिस्किट की कहानी हम सबके इमोशंस से जुड़ी हुई है। और अगर बात अनमोल बिस्किट की करें तो इसकी कहानी तो पूरे भारत से जुड़ी हुई है। और अब अनमोल बिस्किट की कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे देशों में भी अपना एक्सपांशन कर रही है। इसलिए इस कहानी को और इसके मीठे करारे स्वाद को आज हम समझेंगे। हम मौजूद हैं इस समय अनमोल बिस्किट्स के ही एक आउटलेट में, जहां पर हमारे साथ इस समय यहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमन चौधरी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, हमने बता दिया कि बिस्किट कितना इम्पोर्टेंट होता है ज़िंदगी में, किस तरीके से बिस्किट एक बेहद अहम ज़रिया है अपने इमोशंस को भी डिस्क्राइब करने का, अपने दोस्तों के साथ गपशप करने का, रिश्तेदारों के साथ बैठने का। लेकिन जब बात स्वाद की आती है तो अनमोल बिस्किट्स भी एक बहुत बड़ा नाम इस समय इंडस्ट्री में है, जो उस स्वाद को हमारे इमोशंस से जोड़ रहा है। इसकी शुरुआत जहाँ तक मैं जानती हूँ 1993 से ये बिज़नेस आप लोगों ने स्टार्ट कर रखा है और पूरे देश में इसको फैला रहे हैं। लेकिन इस बिस्किट की शुरुआत के पीछे की कहानी, इसके इमोशंस हम आपसे जानना चाहेंगे। एक लेगेसी बिजनेस और उसको लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना कितना मुश्किल होता है, किस तरीके के इमोशंस डेवलप होते हैं, शुरुआत कैसे होती है, ये सब कुछ। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और जैसा आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि बिस्किट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो देश के हर कोने में रहता है, और इसीलिए हमारा नारा भी है हर पल अनमोल, हर घर अनमोल। क्योंकि इस बिस्किट के माध्यम से हम ना कि हर घर में बिस्किट पहुंचा पा रहे हैं, बट हर घर में वो खुशियों का एहसास, वो मिल बांट के खाने का एहसास, वो भी हम लोग लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी, जैसा आपने बोला, सन 94 में हमने ये ब्रांड को स्टार्ट किया। 93 के अंत में रफली प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, 94 से हमने सेल स्टार्ट की। लेकिन हमारा जो परिवार है, मैं तीसरा जनरेशन हूँ इस फैमिली का। हमारा परिवार जो है वो इस बिस्किट लाइन में रफली सन 82 से है, तो 40 साल से ऊपर हो गया है। इसके पहले, अनमोल के पहले और भी कई सारे ब्रांड्स थे जो पार्टनरशिप में हमने स्टार्ट किए थे। लेकिन सन 94 से अनमोल स्टार्ट हुआ, जिससे मेरे स्वर्गीय ग्रैंडफादर श्री बैजनाथ चौधरी जी ने और मेरे पिताजी और उनके 3 भाइयों ने मिलकर के स्टार्ट किया। और हमने स्टार्ट किया बंगाल में, कलकत्ता में हमारी एक यूनिट लगी दानकुनी में। बंगाल मार्केट को ही हमने केटर किया शुरू में तो। और उस समय क्या बोलूँ, उनकी दूरदर्शिता बहुत अच्छी थी कि उस समय लोकल बिस्किट जो आते थे बंगाल में खासकर, वो बंगाल के बाहर से ही अधिकतर आते थे, और या तो फिर बड़ी कंपनियों के आते थे जो महंगे होते थे। तो उन्होंने इस मौके का अच्छा फ़ायदा निकाला कि हम लोगों की सेवा कैसे करें। वहाँ पे लोकल जो भी बिस्किट चलते हैं, जिसमें मारी, क्रीम क्रैकर, इस तरह के बिस्किट ज़्यादा चला करते थे। और ख़ासकर ये दिक्कत क्योंकि रूरल में ज़्यादा थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा थी, तो हमने बिस्किट भी फिर ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से ही बनाया। तो 5 रुपए की बिस्किट, उस समय 1 रुपये 2 रुपये के भी बिस्किट आते थे। बट ये 94 से लेकर के रफली सन 99-2000 तक हमने ईस्ट इंडिया में अपना पहले मार्केट फैलाया, जिसमें ईस्ट इंडिया के बाकी स्टेट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब आ गए। फिर सन 2000 में हमने नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट किया, जिससे हमने ग्रेटर नोएडा यूनिट की स्थापना करके यहाँ से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद इतिहास गवाह है, हम भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से बढ़ते रहे, और आज भी हम लोग का कोशिश है कि हम किस तरह से और आगे बढ़ें। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, एक लेगेसी बिजनेस को आगे लेकर के जाना मुश्किल होता है। शुरुआत जितनी मुश्किल होती है, मुझे लगता है उसको कैरी फॉरवर्ड करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, वो भी जब आप इतने बड़े लेवल पर एक्सपैंड कर रहे हो। तो वो चैलेंजेस जो आज भी आप देख रहे हैं या जो शुरुआत से आपके सामने आए, क्या वो हर सिनारियों में अलग चैलेंजेस थे, किस तरह के चैलेंजेस थे, ये आप अगर हमें बता सकें तो। बेशक चैलेंजेस हर समय, मतलब एक तरह से अगर मैं इसे एक इंसान से इसका कंपैरिजन करूं, तो बचपन में हमारी समस्याएं और होती हैं, बड़े जब होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, समस्याएं और होती हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की भी समस्याएं चेंज होती रहती हैं जैसे वो ग्रोथ करता है, बट समय के हिसाब से भी परिवर्तन होता है। तो जैसा मैंने बताया कि सन 94 में जो मेन कंज्यूमर की समस्या थी,
अवेलेबिलिटी की थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में दुकानदार है या ग्राहक है उसको बहुत ही लिमिटेड बिस्किट मिलते थे। तो उस समय जो कंज्यूमर की समस्या थी उसको सॉल्व करना हमारा मेन चैलेंज था, हमारा मेन कर्तव्य था। तो इसीलिए शुरू के 10 साल हम पूरे फोकस थे कि किस तरह से हम अवेलेबिलिटी में हम पूरा फोकस रखें। अवेलेबिलिटी मतलब हम पूरे पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन कर पाएँ, सारी वैरायटीज़ को प्रोडक्शन कर पाएँ और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं उन तक हम समय तक माल पहुंचा पाएँ। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे और कई सारे प्लेयर्स आने लग गए, और भी बहुत सारे प्लेयर्स जो लोकल लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे उन्होंने भी इस तरह के मॉडल्स लगाए। जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने भी धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में जाना स्टार्ट किया। तो अब समस्या सिर्फ अवेलेबिलिटी की नहीं थी, अब समस्या थी कि हम किस तरह से अलग दिखाएं अपने आप को, किस तरह से जो चीज़ें आम तौर पे उपलब्ध नहीं हैं उन चीज़ों पे हम कैसे लाएं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमारा जो फ्लैगशिप ब्रांड है आज का ड्रीमलाइट, उसका जन्म हुआ। मतलब ड्रीमलाइट हमने रफली सन 2008 में या 7 में लॉन्च किया था। ये उस समय के लिए ही नहीं बट आज भी मैं एकदम गर्व से बोल सकता हूँ कि ये यूनिक प्रोडक्ट है। मार्केट में ये और कोई भी कंपनी बना नहीं पाई है। तो ये हमें मेरे ख्याल से एक उसने जो ऑर्बिट हमारा चेंज हुआ फ्रॉम जस्ट अवेलेबिलिटी टू हमें कुछ नया चाहिए, अलग चाहिए, जो कंज्यूमर्स का, ग्राहकों का प्रॉब्लम था, उसमें हमें बहुत मदद की। तो आज हमारा ये ना कि टॉप ब्रांड है बट एक ऐसा ब्रांड है जिससे मैं बोलूँगा कि कई दुकानदार बिना ड्रीमलाइट के रहते ही नहीं हैं। मतलब अगर हम किसी वजह से उन तक पहुँच नहीं पाए तो हम तक वो पहुँचाते हैं। तो ये सेकेंड लेवल ऑफ समस्या थी। आज के समय में मेरे ख्याल से एक नई समस्या आई है या एक नया नीड आया है कंज्यूमर का, जैसे ही चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। अब जैसे आप देखते हैं ऑनलाइन की सेल्स अब काफ़ी सारी बढ़ रही हैं। तो अब जो ग्राहक हैं वो सिर्फ दुकान में फिजिकली नहीं जा रहा है और सिर्फ जो दुकानदार रख रहा है या बोल रहा है अच्छा है वो नहीं ले रहा है, वो अपने हिसाब से चॉइस कर रहा है और उसको चॉइस करने का पूरा अधिकार भी है। तो इस डिजिटल एज में हम इस नए ऑडियंस तक कैसे पहुँचे जो ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहा है, ऑफलाइन भी शॉपिंग कर रहा है, अलग अलग तरह की वैरायटीज़ ट्राई कर रहा है, ना कि सिर्फ इंडिया में बने बिस्किट बल्कि बाहर में बने बिस्किट को भी टेस्ट कर रहा है। तो उसका क्वालिटी का भी पैमाना बदल गया है। तो इसको अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपने इनोवेशन से, किस तरह से ऑनलाइन में प्रेजेंस से हम लोग किस तरह से इसको एड्रेस करें। जी अमन, जब एक ऐसा बिजनेस होता है जो आपके पूरे परिवार से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पर आपसे पहले की पीढ़ी भी उस बिज़नेस में इन्वॉल्व होती है, तो घर पर चर्चा तो अक्सर होती है बिज़नेस की, फैमिली बिजनेसेस में। हम ये बात जानते हैं कि जब आप खुद एक एंटरप्रेन्योर होते हो और आपकी फैमिली उसको कैरी फॉरवर्ड करती है तो घर पे भी वो रूटीन चर्चा का विषय होता है। बिल्कुल। अगर हम किसी भी एक टिपिकल बिजनेस में जाएं तो वहाँ पर शायद फ़ायदे नुकसान की बात होती होगी, पर ये जो आपका अनमोल बिस्किट्स वाला बिजनेस है ये स्वाद से जुड़ा हुआ है, क्रिस्प, करारी, कुछ ऐसी चर्चाएं भी घर पर होती हैं। क्या बेसिकली सोच रहती है, क्या स्वाद को लेकर के डिसीजंस होते हैं? पुराने ज़माने में किस तरीके से वो लोग क्वालिटी को मेंटेन रखते थे, अब किस तरीके से उसको बैलेंस बनाना है, स्वाद किस तरीके का रखना है, ये सब चर्चाएँ घर पर भी होती हैं। हाँ, नहीं मेरे ख्याल से ये तो जितने भी फैमिली बिजनेसेस हैं उसमें मैंने तो देखा है कि ना कि सिर्फ जो बिज़नेस में इन्वॉल्व्ड हैं वो बिज़नेस के बारे में बात करना पसंद करते हैं, बट जो पूरा माहौल है वो कहीं ना कहीं बिज़नेस और फैमिली जो है वो मर्ज हो ही जाता है। तो क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा जो शुरुआत हुआ था, जो मैंने कहा मेरे ग्रैंडफादर ने शुरुआत किया था, उन्होंने एक ज़रूर अपने बिज़नेस का उसूल ज़रूर बनाया था कि हम जो भी बिस्किट दें उसमें गुणवत्ता में कोई हानि नहीं हो। मतलब हम चाहे वो बिस्किट ना बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं करें कि हम उसको कॉस्ट कम करने में उसकी क्वालिटी हमने कम कर दी। तो मैं तो बोलूँगा कि हम में से जितने भी लोग बिज़नेस में जुड़े हैं और शायद हमसे भी ज़्यादा जो घर की गृहिणियाँ हैं वो तो ज़्यादा अच्छा बता ही पाती हैं। तो बिस्किट के टेस्ट के बारे में तो अक्सर चर्चा होती ही रहती है कि अब ये बिस्किट नया आया है, हमारा बिस्किट पहले से अब 19 हुआ है, 20 हुआ है। तो इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। साथ साथ मेरे ख्याल से क्योंकि जैसे मैंने बोला कि समय बदल रहा है तो अब यंग जनरेशन भी आ रही है, अब मेरे से भी अगली पीढ़ी हो सकता है थोड़े दिन बाद बिज़नेस में आना स्टार्ट करेगी। तो अब कई बार बातें होती हैं कि अब तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब इसके बाद क्या।
अब हम जिन स्टेट्स में नहीं हैं, जिन विदेशों में हम फैलाना चाह रहे हैं, तो जिन कंट्रीज़ में नहीं हैं, जिन चैनल्स में नहीं हैं, उसमें हम किस तरह से नए ऑडियंस से जुड़ सकते हैं, इसकी भी अब बात होने अब ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। तो जिसमें इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया, इसके बारे में कई सारी बातें होती हैं कि हम किस तरह से अपने ब्रांड को और ऊपर लेके। जी सर, आपने भी जब अपना बिजनेस ज्वाइन किया होगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं कैरी फॉरवर्ड करने में एक ऐसे बिज़नेस को जो ऑलरेडी बहुत स्टैब्लिश्ड है। हम बात अगर ये करें कि ये बिज़नेस शुरू कैसे हुआ, सोच क्या थी, तो वो शायद वो सोच और आज की सोच जब आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया वो बहुत अलग होगी। क्या मन में कभी ऐसा संदेह भी आया कि कैरी फॉरवर्ड इसको अच्छे से कर पाएंगे या नहीं, उतना एक्सपेंशन इसका कर पाएंगे या नहीं? बहुत मिक्स इमोशंस होते हैं। कैसे एक इमोशंस हैं एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इस कंपनी के, जो कि सिर्फ कंपनी नहीं चला रहा, उस इमोशन को चला रहा है जो उसने अपने पूर्वजों से लिया है, अपने पिता से, अपने दादा से लिया है। तो ये बात तो आपने ठीक बताई कि जब मैंने ज्वाइन किया बिज़नेस, तब मेरा बिस्किट का तो कोई बैकग्राउंड फॉर्मल एजुकेशन का था नहीं, और ऐसा भी नहीं कि मैंने कहीं एक्सपीरियंस लिया हुआ था बिस्किट में। तो एक संदेह तो रहता ही है कि क्या मैं जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है वो मैं निभा पाऊँगा। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे फैमिली बिज़नेस का एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि फैमिली के और भी जो लोग हैं जिन्होंने इतने दिन से देखा है बिज़नेस को, और जो मेरे समय में भी और लोग आए, उन्होंने मिलकर के इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसका ज़रूर एक तरह से एक स्ट्रेंथ दिया, एक कॉन्फिडेंस दिया कि ये आ सकता है। और दूसरा जो मैं बोलूँगा कि जो हमें आज यहाँ से कल वहाँ तक पहुँचाने की जर्नी में जो प्रोफेशनल्स हैं उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एज अ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी और साइंस भी बताती है कि एज ए लीडर आप सिर्फ काम कर नहीं रहे, आप कई लोगों से काम करवाने में आप उसकी निपुणता रख रहे हैं। तो ये जो प्रोफेशनलाइजेशन की जर्नी है जो हमने हो सकता है लास्ट 6-7 साल में स्टार्ट की, इसने भी बहुत हद तक हमें फ़ायदा दिया, क्योंकि नए नए लोग जुड़े जिनको बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत अनुभव था इसी प्रॉब्लम से बाकी कंपनियों को ऊपर लाने का। तो उन लोगों के जुड़ने से भी मेरे ख्याल से मैनेजमेंट में काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस आया। डिसाइडेड था कि आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेंगे? हाँ, डिसाइडेड तो था, और मेरे ख्याल से कोई भी कोई भी फैमिली बिजनेस का पार्ट होता है, वो ज़रूर चाहते हैं, चाहे वो उस कोर बिजनेस को ज्वाइन करे या नहीं करे, बट फैमिली को कंट्रीब्यूट करें। तो हमारे जनरेशन में भी कई लोगों ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, बट हमारे जो और वर्टिकल्स हैं उनको उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये तो है, हमने अपने फैमिली में ये मैं बोलूँगा एक ग्रैंडफादर की भी कृपा है और भगवान की भी कृपा है कि आज हम लोग साथ भी हैं और एक दूसरे के स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी भी होंगी अपने पिता से, अपने ग्रैंडफादर से, कि इस बिज़नेस को किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया है। कभी कभी ड्रॉबैक्स भी बहुत आते हैं, अनमोल की लाइफ में भी बहुत ड्रॉबैक्स आए होंगे, जहाँ पर सेटबैक्स जिन्हें बेसिकली मैं कहूँ कि वहाँ पे ऐसा लगा होगा कि अब आगे इससे बढ़ सकते हैं या नहीं, पर फिर कुछ ना कुछ करके किसी तरीके से उस सेटबैक से आगे मूव किए होंगे, और ऐसी बहुत सारी इंस्पिरेशनल जर्नीज़ रही होंगी। क्या कुछ ऐसे किस्से हैं जहाँ पर झटका भी लगा अनमोल को? बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैं जब से बिज़नेस ज्वाइन किया कुछ 8-9 साल से 2-3 बहुत क्रिटिकल इवेंट्स हुए, जो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ख़राब इवेंट्स थे, बट उन्होंने बिस्किट के बेचने के तरीके में इम्पैक्ट ज़रूर डाला। जिसमें 2017-18 में जब GST लगा, नोटबंदी आई, तो काफ़ी बिज़नेस प्रोसेसेस, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है, हम B2C कंपनी ज़रूर हैं, बट हम कंज्यूमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और चैनल पार्टनर्स होते हैं। तो एक तरह से उन पर हमारी आधारता काफ़ी है। तो नोटबंदी और GST के समय में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई। कई जो डिस्ट्रीब्यूटर कैश में लेते थे उनको थोड़ा चैलेंज हुआ अडेप्ट करने में। तो उस समय जैसा कि मैंने बोला कि हम जो थर्ड फेज़ ऑफ चैलेंज था कि हम किस तरह से ब्रांडिंग को बढ़ाएं,
उस समय हमने कई सारे ब्रांडिंग की एक्टिविटी की है। जैसे 2017 में हमने ब्रांड एम्बेसडर लिया अक्षय कुमार को। हमें बहुत आशा थी कि उस समय हमने रीब्रांडिंग भी किया था अपने लोगों को, ताकि हम नए ऑडियंस से जुड़ पाएँ। बट उसी के आसपास ये सारी चीज़ें हुई, तो ऐसा लगा कि हमने इतना खर्च किया, इतना एफर्ट दिया, इतने अच्छे से नए प्रोडक्ट बनाए, नई पैकेजिंग बनाई, अक्षय कुमार के साथ इतना बड़ा कैंपेन किया, बट बिज़नेस में कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई सेल्स पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं पड़ा, क्योंकि और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसने उस चीज़ों को नलिफाई किया। तो आई थिंक वो एक हमें सीख भी लेकिन देता है कि बिज़नेस में आप कई सारे रिस्क्स लेते हो, उन रिस्क्स का रिवॉर्ड आता है, बट एक चीज़ के रिवॉर्ड या लॉस से हमें आगे के बारे में नहीं जनरलाइज कर लेना चाहिए कि ये तो कभी काम नहीं करेगा। हमें मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस को लेकर के और आगे के प्रोसेस को रिफाइन करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा मेरे ख्याल से एक टर्न अराउंड पॉइंट था, या एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था कि कई जो टेक्स्ट बुक्स वाली चीज़ें होती हैं जब वो वर्क नहीं करती हैं तो आपको सिर्फ उसके बारे में नहीं होलिस्टिकली सोचना चाहिए। तो आज भी हमने यही सीख को आगे लगते हुए देखा है कि हम कई बार जब ब्रांडिंग करते हैं, जनरली जब कोई न्यूज़पेपर में हम इश्तिहार देते हैं या टीवी में ऐड देते हैं, तो मैंने कई कंपनीज़ को देखा है कि ये तो कंज्यूमर के लिए है, इससे मैं डिस्ट्रीब्यूटर को क्यों बताऊं, मैं अपनी टीम को क्यों बताऊं। ये हमने अब प्रोसेस स्टार्ट किया कि जब भी कोई कार्यक्रम हो इस तरह का, तो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और टीम को भी साथ में लेकर के उसको हम बनाएं और आगे भी बढ़ाएं, ताकि उनका भी एक बाइन हो, उनको भी कॉन्फिडेंस मिले कि कुछ कंपनी कर रही है मेरे साथ। तो ये करते साथ मेरे ख्याल से लास्ट 3-4 साल में हमने इस चीज़ों को स्पीड दी है, और इससे हमें काफ़ी अच्छा परिवर्तन मिला है कि लोग हमें और सजेशन देते हैं कि और आप क्या अच्छा कर सकते हैं। तो एक दिमाग की जगह में हज़ारों दिमाग एक साथ काम करते हैं उसी चीज़ को उपलब्ध करने के लिए। अनमोल की इस जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी शख्सियत जिसने इंस्पायर बहुत किया हो? मैं तो बोलूँगा कि सबसे बड़ा इंस्पायरिंग फिगर फॉर अस इज़ हमारे दादाजी। उन्होंने मैं बोलूँगा सिर्फ हमें ही इंस्पायर नहीं किया, बल्कि अनमोल से जुड़े सभी सदस्य, खासकर जो उस समय थे जब वो लीड ले रहे थे, उस समय के भी काफ़ी लोग हैं, कई डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं जो 25-30 साल से जुड़े हुए हैं, वो आज भी उन्हें याद करते हैं। उनकी सिंप्लिसिटी की वजह से भी, उनकी दूरदर्शिता की वजह से भी, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो मुझे इंस्पायर करता है उनमें, कि साथ लेके चलने वाला जो उनमें एक था कि आप अगर नहीं भी कुछ कर पाओ तो मैं आपको साथ लेकर के सशक्त बनाऊंगा इतना कि आप अपने पैर पे खड़े हो पाओ। तो हो सकता है उन्होंने MBA नहीं किया हो, बट आज की MBA यही बताती है कि किस तरह से हम लीडरशिप बनाएं। कभी ये सवाल नहीं किया उनसे आप लोगों ने कि बिस्किट ही क्यों? मतलब बहुत सारे ऐसे स्नैक अवेलेबल थे उस समय, और बिस्किट तो बहुत वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी माना जाता था जब आप चाय के साथ लेते हैं, तो उसको थोड़ा इंडियनाइज क्यों, उसको देसी उसमें क्यों, बिस्किट ही क्यों? तो बिस्किट मेरे ख्याल से एक मतलब मैं बोलूँगा चाय की तरह है। ये है तो अंग्रेज़ों का देन, लेकिन ये भारतीय हो गया है ओवर टाइम। और इत्तेफाक की बात है कि जहाँ से हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे इस खासकर बिस्किट ग्रामीण क्षेत्रों का ही प्रोडक्ट रहा है, क्योंकि इतने साल से हो सकता है ब्रिटिश का इम्पैक्ट पड़ा या जो भी कल्चर आया। तो मेरे ख्याल से उनका जो ऑब्जेक्टिव ये था कि हम किस तरह से ग्रामीण लोगों को सर्व कर सके, उसमें उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था बिस्किट का, उसको वो यूज़ जल्दी कर पाते। अगर हो सकता है नमकीन में आते या स्वीट्स में आते, तो हो सकता है वो अपने अनुभव को उतने अच्छे से रख नहीं पाते, क्योंकि उनको एक तजुर्बा भी था, पता भी था कि कैसे सेटअप होता है, उनकी कनेक्शंस भी बनी हुई थी। बिस्किट बनाने की जो तकनीकी है और जो नो हाउ है, R&D है, वो बंगाल में अच्छा था, उस समय भी अच्छा था। और अब बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर भी वहाँ था पहले, तो उसका वातावरण ऑलरेडी बना हुआ था। तो मेरे ख्याल से उनके लिए आसान भी था, और मेरे ख्याल से एक लार्ज स्केल में किया भी जा सकता था। अभी फ़िलहाल कितना बड़ा मार्केट है अनमोल के पास? क्या वैल्यूएशंस हैं, अगर आप हमें थोड़ा डिटेल दे सके बिजनेस की आपके? तो वैल्यूएशन, क्योंकि हम लोग पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, तो हम लोग वैल्यूएशन तो नहीं देखते हैं, बट हम लोग टर्नओवर देखते हैं। तो पिछले साल हमने 1600 करोड़ प्लस किया है टर्नओवर, जो कि हम लोग इस साल काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम 2000 के आसपास ज़रूर पहुँचे।
हमारा मार्केट शेयर अगर आप पैन इंडिया की बेसिस में देखेंगे तो रफली हमारा 4 से 5% के भीतर है, बट हम पैन इंडिया अभी हैं नहीं, मतलब हम दक्षिण क्षेत्रों में और वेस्टर्न क्षेत्र में अभी हैं नहीं। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग मार्केट्स हैं जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, यहाँ पे हमारे जो मार्केट शेयर है वो डबल डिजिट में है। और जो हमारे जो 2 सबसे बड़े मार्केट हैं बिहार और उड़ीसा, वहाँ पे हम नंबर 2 पे हैं ब्रिटानिया के पीछे। और जो हमारे यूपी, बंगाल और झारखंड है, वहाँ नंबर 4 पे हैं। और एक्सपोर्ट्स में भी जो है वो उसमें भी अनमोल का नाम आता है, दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप। वहाँ का कैसा रिस्पॉन्स है, कितना बड़ा मार्केट अभी तक कैप्चर किया है हमने ग्लोबली? तो एक्सपोर्ट की जर्नी थोड़ी रिसेंट रही। हमने एक्सपोर्ट मैं बोलूँगा फुल फ्लेजेड से स्टार्ट किया होगा मे बी सन 2018-19 से। उसके बाद बीच में कोविड आ गया तो डिस्टर्बेंस थी, तो मैं बोलूँगा लास्ट 5 साल का ही हमारा फोकस्ड एक्सपोर्ट जर्नी रहा। एक्सपोर्ट के कस्टमर हम देखते हैं दो प्रकार के हैं। एक तो हैं जो भारतीय नागरिक बाहर रहते हैं, उनको इंडियन बिस्किट्स चाहिए, वो वहाँ पे उस तरह की ही बिस्किट्स देखते हैं और उस तरह की ग्रोसरी स्टोर्स में उनको पाते हैं। इसका भी सब्सटैंशियल चंक है। मैं बोलूँगा कि अगर इंडिया से जितने बिस्किट एक्सपोर्ट होते हैं उनमें से मे बी 40-45% तो ऐसे ही बिस्किट हैं जो इंडिजिनस टाइप के बिस्किट हैं, जो उन लोगों को सर्व करने के लिए बने हैं, जिसमें ग्लूकोज भी है, मारी भी है, कई तरह के बिस्किट हैं। और फिर ऐसे कई सारे कस्टमर हैं एक्सपोर्ट में जो दूसरे तरह के कस्टमर हैं, वो वैसे कस्टमर हैं जो प्राइवेट लेवल बनाना चाहते हैं, जिनके देश में या तो फिर प्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं है, जैसे जो बहुत ही अफ्रीका के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बिस्किट बनाने का उतना वातावरण है नहीं, या फिर बहुत महंगा पड़ता है, तो वो इंडिया से लेना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सेम क्वालिटी आपको कम दाम में मिल जाता है। तो दोनों ही ऐसे सेगमेंट हैं जो ग्रोइंग हैं, और जो गवर्नमेंट का पुश मिल रहा है अभी एक्सपोर्ट पे और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे, तो ये दोनों ही सेगमेंट ग्रो करने की इक्वल संभावना है। हमने जो स्टार्ट किया था अपना एक्सपोर्ट का जर्नी, वो प्राइवेट लेवल से ज़्यादा किया था, क्योंकि प्राइवेट लेबल हमें कई सारी चीज़ें उन देशों के रेगुलेशन के बारे में सिखाता है। क्योंकि इंडिया में तो हमें पता है कि क्या रेगुलेशन है, क्या नियम कानून है, अलग अलग देशों के नियम कानून हमें उतने अच्छे से पता नहीं होते हैं। तो प्राइवेट लेवल से हमने जर्नी स्टार्ट की। अब धीरे धीरे हम लोग अपना ब्रांड अनमोल को भी हम लोग आगे लेके जाने की चेष्टा कर रहे हैं। और अभी हम लोग करेंटली लगभग 30 देशों में हैं उपलब्ध। हमारा टारगेट है कि हम किस तरह से 2 साल में, नेक्स्ट 2 साल में कम से कम 50 से 60 देशों में अपना माल वितरण करें। अभी जिस मुकाम पर पहुंचा हुआ है अनमोल, उसमें आपकी टीम का, मैन्युफैक्चरिंग का कितना बड़ा रोल देख रहे हैं अमन? तो जैसा मैंने बोला कि जो पहला पड़ाव था हमारा, जो पहले हो सकता है 10 साल थे, 30 साल की जर्नी में जो पहले 10 साल थे, उसमें चैलेंज ही मैन्युफैक्चरिंग का था। मतलब अगर आप माल बना देते टाइम पे, अच्छे क्वालिटी पे, अच्छे दाम पे, तो बिक जाएगा। तो उस हिसाब से देखूं तो मेरे ख्याल से अनमोल की नींव ही मैन्युफैक्चरिंग की वजह से रखी गई। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग टीम है, उन्होंने जो मेहनत करके एक क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाई और एक स्केल में बनाया, और क्योंकि हमें एक कॉस्ट में लोगों को बेचना है, तो कॉस्ट कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से उसी कॉस्ट में उतनी क्वालिटी को बना पाएँ, और इसमें क्वालिटी का और प्रोडक्शन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो मैं बोलूँगा अनमोल की नींव ही प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी है। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, वैसे प्रोडक्शन की भी जो गुणवत्ता है उसमें, या प्रोडक्शन के जो डिमांड्स हैं, जो चीज़ें, जो तकनीकीकरण चाहिए, उसमें भी परिवर्तन हुआ। और वो भी हमने किया, क्योंकि जैसे अब मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा था, तो एक्सपोर्ट एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप माल बना के नहीं रख सकते डोमेस्टिक की तरह। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन करना कि कितना कस्टमर को ऑर्डर आएगा, कितने साइज़ में आएगा, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे डेवलप हुई। तो मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग का आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल ज़रूर है कि हम किस तरह से आगे भी बढ़ें, उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा रोल है। आज के टाइम पे जब ज़्यादातर बड़े ब्रांड्स जो हैं वो प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं, अनमोल ने किस तरीके से क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाया हुआ है? ये बहुत अच्छा सवाल है, ये हम लोग भी कई बार डिबेट करते रहते हैं। ये जो शब्द प्रीमियम है, ये इसको मैं बोलूँगा एक बहुत परसीव्ड वर्ड है।
मतलब प्रीमियम का कोई लिखित डेफिनेशन नहीं है कि 20 रुपये को प्रीमियम बोला जाता है या 100 रुपये को प्रीमियम बोला जाता है। तो आज क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, हम शहरों के चकाचौंध में रहते हैं, तो हमें प्रीमियम मतलब जो अच्छी दुकान में उपलब्ध हैं या अच्छे पैकेजिंग में उपलब्ध है हम उसको मान लेते हैं। बट अनमोल में हम समझते हैं कि प्रीमियम मतलब आज जो इस ग्राहक को हम जो बिस्किट दे रहे हैं उससे हम बेहतर क्या बिस्किट दे सकें। और ये शिफ्ट तो हो ही रहा है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रहा है, क्योंकि जो अगली पीढ़ी हो रही है, अगली पीढ़ी आ रही है, उन्होंने शहरों के भी प्रोडक्ट देखे हैं, विदेशों के भी प्रोडक्ट देखे हैं, तो उनका परसेप्शन तो बिल्ड हो रहा है। तो आज हमारा पूरा फोकस है कि 5 रुपये में तो नहीं, बट कम से कम 10 और 20 रुपये में हम किस तरह से नए नए बिस्किट, नए नए केक, नए नए कुकीज़ हम किस तरह से निकालें जो अभी उपलब्ध जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उससे थोड़ा सा प्रीमियम कैसे हो, उससे उनको थोड़ा प्रीमियम का आकर्षण कैसे हो। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि हमने अभी 1.5 साल पहले या 2 साल पहले हमने एक चॉकलेट कोटेड केक एक लॉन्च किया, ब्राउनी केक के नाम से। तो वो केक हम नॉर्मल बनाते थे, उसमें हमने चॉकलेट कोटिंग कर दिया। तो छोटा ही सा स्टेप है, कुछ उसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक छोटा सा प्रीमियमाइजेशन है वो। तो जो 5 रुपये का हमारा नॉर्मल केक आता था उसको हम किस तरह से हम 10 रुपये और 20 रुपये में हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकें। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोडक्ट, इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस और न्यू प्रोडक्ट्स में 20% 25% नयापन दे करके, बट 60-65-75% एक एंकर पॉइंट दे करके, कि ऐसा भी नहीं लगे कि उन्होंने ये प्रोडक्ट देखा नहीं है, उन्हें पता है कि ये प्रोडक्ट है लेकिन इसमें कुछ नया है। तो ये कुछ नया वाला जो है वो हम लोग धीरे धीरे लाते रहते हैं मार्केट में। प्राइस रेंज क्या डिसाइडेड है? बेसिकली हम किस तरीके की ऑडियंस को कवर कर रहे हैं? सिर्फ मास के ऊपर ही इस समय हमारा फोकस है, या फिर अनमोल एक प्रीमियम सेगमेंट को, एक थोड़ा सा लग्जरी टाइप में जो सेगमेंट कुकीज़ के उसमें जाता है, थोड़े अलग अलग तरीके के फ्लेवर्ड बिस्किट्स हैं जो उन्हें एक एलीट क्लास के बीच में सर्व करने होते हैं, क्या अनमोल उधर भी फोकस करता है? तो आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे इस बात पे ज़रूर गर्व है कि आज हमारे पास में बिस्किट में ही 40 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, और बाकी तो कुकीज़, केक्स वगैरह हैं ही। तो मैं बोलूँगा कि हमारे पास जो रेंज है वो सब तरह के ऑडियंस के लिए के कंजम्पशन ओकेजन को ज़रूर मीट करता है। बट मैं फिर भी बोलूँगा कि हमारा मेन फोकस तो ग्रामीण में ही है अभी। और आप कई सारे बड़े कंपनीज़ के रिपोर्ट में देखेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी रिपोर्ट में भी देखेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रोथ है वो शहरी ग्रोथ से कई ज़्यादा है। और जो हम 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले एक डिवाइड देखते थे कि ये शहर है, ये गांव है, वो आज धीरे धीरे पास आ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि हमारा जो कोर बिजनेस है वो अभी भी ग्रामीण है, हम उसको किस तरह से बढ़ाएं उस पर हमारा पूरा फोकस है। लेकिन जो एरिया हमें अब कैप्चर करना है, जो मैं बोलूँगा शहर हैं और टाउन्स हैं जो, उनमें भी अब हम धीरे धीरे फोकस ला रहे हैं कि किस तरह से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को भी हम वहाँ तक हम कैसे पहुँचा सकें। कोलकाता में बिजनेस शुरू हुआ अमन, और अब इस समय अगर देखा जाए तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश में भी बहुत लार्ज स्केल पर है। उत्तर प्रदेश में आने का फैसला क्यों? तो उत्तर प्रदेश मेरे ख्याल से क्योंकि इंडिया का सबसे पॉपुलस स्टेट है, बिस्किट मार्केट के लिए भी बहुत बड़ा मार्केट है, तो लाजमी था कि यहाँ पे हमें एक अच्छा मार्केट मिलता ही। उत्तर प्रदेश में एक और सिमिलैरिटी ये है कि यहाँ पे भी जो हमारा इनिशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हम किस तरह से रूरल ऑडियंस को हम रीच कर सके, यहाँ पे वो अच्छे तरीके से हो सकता था। और क्योंकि उस समय नोएडा एक अच्छे ग्रोथ पे था, उस समय नोएडा में कई सारे डेवलपमेंट शुरू हो गए थे, तो यहाँ पे काम करने का वातावरण भी बहुत अच्छा था, एक इंडस्ट्रियल एरिया भी था। तो हमें ये एरिया, मतलब मेरे फादर यहाँ पे आए थे जब शिफ्ट हुए थे, तो उनको ये एरिया काफ़ी अच्छा लगा कि हम यहाँ से अच्छे रेडियस को भी कवर कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी अच्छा बन सकता है, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम लोगों तक इजीली पहुँचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा अच्छी थी।
जी, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो आपने यूपी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कितना एक्सपेंशन दिया है यहाँ पर? तो यूपी में अगर मैं देखूँ तो हमारे 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं यहाँ पे। एक ग्रेटर नोएडा में है और एक गाज़ियाबाद में है। इसके अलावा हमारे कंपनी के 2 और डिपो हैं जो लखनऊ और बनारस में हैं। और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे पटना वाले फैक्ट्री में बनते हैं, वो भी यहाँ पे हम लोग विक्रय करते हैं। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स की बात करूं तो आज हमारे यूपी में जिन दुकानदारों को हम डायरेक्टली पहुंचते हैं वो रफली 1 लाख दुकानदार हैं। और कई ऐसे दुकानदार हैं जो होलसेलर से लेते हैं हमारा माल, तो उन सबको अगर जोड़ दूं तो रफली हम 2 से 2.5 लाख दुकानदार तक यहाँ पे पहुँचते हैं। और हमारे रफली 1000 चैनल पार्टनर्स हैं, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको मिला के करीबन 1000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो किसी भी बिजनेस को एक स्टेट में फ्लरिश करने के लिए, एस्टैब्लिश अच्छे से होने के लिए गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो गया, इन्वेस्ट इन यूपी हो गया, औद्योगिक नीति 2023 है। बहुत इनिशिएटिव्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सामने आते हैं और गवर्नमेंट इस बात पर दावे भी करती है कि इस स्टेट में बिजनेसेस को इन सारे इनिशिएटिव्स की वजह से बहुत फायदा हुआ है। क्या आपको लगता है ये इनिशिएटिव्स 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इन्वेस्ट इन यूपी, इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं, इससे अनमोल को, आपके बिजनेस को फायदा पहुंचा है? मतलब जो आपने जिन स्कीम्स की नाम लिया उससे हो सकता है हमने डायरेक्ट फ़ायदा तो नहीं उठाया, बट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उससे बहुत हमने फ़ायदा उठाया है। मतलब मैं बोलूँगा एक ऐसी चीज़ जिसने हमें और हमारे चैनल पार्टनर्स को बहुत फ़ायदा दिया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। क्योंकि आप देखते ही होंगे कि जहाँ पे रोड्स अच्छे बने वहाँ पे आसपास का डेवलपमेंट भी अच्छा बनता है। और वो सिर्फ हमें नहीं लाभ देता, बट हमारे जितने भी जुड़े कस्टमर्स हैं उनको बहुत लाभ देता है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उनका एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन आसान कर दिया, उसी समय में ज़्यादा बार वो माल आदान प्रदान कर सकता है, तो उसकी प्रॉफिट, उसका आरओआई बढ़ता है। जब उसका आरओआई बढ़ता है तो हमारा भी आरओआई बढ़ता है। तो इस तरह की कई सारी ऐसी नीतियां हैं जो गवर्नमेंट ने ली समय समय पर, जिससे हमें काफ़ी लाभ हुआ। इसके अलावा मैं बोलूँगा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में डिजिटाइजेशन हुआ, वो यूपी में अच्छे स्तर पे हुआ। मतलब बाकी और स्टेट के कंपैरिजन में जब हम जितने भी रेगुलेटरी फाइलिंग्स करते हैं, उसमें यूपी में खासकर गवर्नमेंट ने काफ़ी तेज़ी से आधुनिकीकरण को अपनाया। और जैसे ही डिजिटाइजेशन होता है वैसे हमारा भी टीम का आना जाना, कहीं ऑफिस में जाना है, वो सब की संख्या कम हो जाती है, तो बिज़नेस में ईज़ करने में आसान होता है। कोर काम में ज़्यादा फोकस आदमी कर पाता है। तो जो आमतौर पे जितनी भी नीतियां हैं उसने ज़रूर फ़ायदा दिया है हमें। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फूड प्रोसेसिंग और एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूपी को हम अगले हब की तरह देख सकते हैं, तो आप इससे कितना अग्री करेंगे? बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ। बोथ फ्रॉम रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस स्टैंड पॉइंट। गवर्नेंस तो है ही खैर, बट ऑल्सो जिस तरह की ग्रोथ यूपी में हो रही है उस तरह से कंजम्पशन भी बढ़ेगा। लोग तो बढ़ ही रहे हैं, जनसंख्या जिस स्तर पे बढ़ रही है वो तो बढ़ ही रही है, बट पर कैपिटा कंजम्पशन जिसको हम बोलते हैं, वो भी अब जैसे लोगों का स्तर बढ़ेगा वैसे वो भी और हायर वैल्यू आइटम्स को कंज्यूम ज़रूर करेंगे। इसका इम्पैक्ट बिस्किट में पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पूरे जीडीपी में पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन एक अच्छा पॉपुलेशन है, अच्छे नंबर का पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी ग्रोथ इंडिया की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी इम्पैक्टफुल है। तो मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री मोदी का भी जो $5 ट्रिलियन का जो विजन है, उसमें भी मेरे ख्याल से यूपी एक बहुत सेंट्रिक रोल निभा सकता है।
मेक इन इंडिया, क्योंकि हम बात यहाँ पर सिर्फ सरकार की, प्रदेश की सरकार की नहीं करते हैं, पूरे देश की सरकार की करते हैं, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जिसको पैन इंडिया आने की जो भूख है, जो ललक है, और एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ने की, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाने की जो ललक है, उसके लिए सिर्फ यूपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स नहीं, ऑल ओवर अगर देखा जाए तो देश भर में जो सरकार चल रही है उसके इनिशिएटिव्स को भी ध्यान में रखना होता है। तो ये जो मेक इन इंडिया की पहल है, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में मेक इन यूपी की एक बड़ी पहल आ गई है, आपको लगता है कि इसका फायदा एफएमसीजी सेक्टर को या फूड प्रोसेसिंग में अच्छे तरीके से मिल रहा है, या अभी कहीं और स्कोप बाकी है? नहीं, आई थिंक ये जो गवर्नमेंट की, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है कि हम किस तरह से डोमेस्टिक उत्पाद को हम बढ़ा सकें, इसमें फूड इंडस्ट्री तो ज़रूर फ़ायदा लेगा ही, क्योंकि इंडिया के लिए फूड बहुत ज़रूरी है। और हमने भी इसका फ़ायदा उठाया है। अभी हमने हाल ही में एक नया प्लांट स्टार्ट किया बिहार के ठाकुरगंज क्षेत्र में, जो कि बिहार और बंगाल के बॉर्डर के बीच में है। वहाँ पे हमें भारत सरकार की स्कीम के का काफ़ी लाभ आया, और उसमें हमने वो आज हमारा सबसे आधुनिक प्लांट है। और वहाँ हम केवल बिस्किट नहीं बनाते, हम रस्क भी बनाते हैं, केक भी बनाते हैं, और ऐसे बिस्किट बनाते हैं जो आज तक हमने नहीं बनाया। तो ये सरकार के जो स्कीम्स है उसी के बेनिफिट की वजह से हम कर पाए हैं। साथ साथ जो हमारे भुवनेश्वर का भी प्लांट है, हाजीपुर का भी प्लांट है, उसमें भी हमने सरकार की जो स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनका अच्छा लाभ उठाने का हमें मौका मिला, जिसकी वजह से हम वहाँ के ग्राहकों तक और अच्छे से पहुँच पाए। तो ज़रूर मेरे ख्याल से फूड इंडस्ट्री में, फूड सेक्टर में, एफएमसीजी में जो जितने भी स्कीम्स आते हैं भारत गवर्नमेंट के, वो ज़रूर कामयाब होते हैं, और उससे उस एरिया का भी विकास होता है। और ये जो एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ की बात की जा रही है, ये मेक इन यूपी आपके नज़रिए से क्या ऐसा है कि एफएमसीजी सेक्टर में ग्रोथ को ड्राइव दे सके? तो ये जो पिछला वाला सवाल था कि यूपी किस तरह से कारगर होगा, मैं तो उसी से इसको रिलेट करता हूँ कि अगर यूपी में ग्रोथ होता है तो वो देश के ग्रोथ में ज़रूर उसको कंट्रीब्यूट करेगा। और यूपी में ग्रोथ करने का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज़ बैठे। जैसा कि आप लोग अभी जानते होंगे कि ग्रेटर नोएडा के आसपास जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत फोकस किया जा रहा है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो ना कि यूपी बट इंडिया के लिए भी नया है। तो मेरे ख्याल से यूपी में जो मेक इन इंडिया या मेक इन यूपी का जो स्कीम है, उससे ऐसे इंडस्ट्रीज ज़रूर अट्रैक्ट होंगे जो ट्रेडिशनली यूपी में नहीं रहे हैं, और उससे स्किल डेवलपमेंट भी बहुत होगा। उससे बाहर से जो लोग यूपी हो सकता है छोड़ के जा रहे थे कि बाहर जाएंगे या बड़े शहरों में जा रहे थे, उनका भी यूपी में रहना, यूपी में गौरवान्वित होकर के रहना, और जो बड़े शहर डेवलप हो रहे हैं जैसे नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया, उसमें बाहर से लोगों का अट्रैक्शन होना, तो टैलेंट डेवलपमेंट भी बहुत होगा इससे। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्कीम है, इसमें हम लोग पूरा साथ देंगे गवर्नमेंट का। हमारे तरफ से भी अगर कुछ सपोर्ट है, या गवर्नमेंट की तरफ से भी जो सपोर्ट है, उसमें हम पूरा लाभ उठाएंगे। जी सर, अभी आपने कहा कि जो नए ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो आ रहे हैं, उनको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो पॉलिसीज़ तो बहुत हैं सरकार के पास, लेकिन अगर कोई एक सजेशन आपकी तरफ से हो, जो नए लोग इस समय मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, जो अपनी यूनिट्स लगाना चाहते हैं, कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कोई सजेशन? तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं देखा है बट अनमोल के एक्सपीरियंस से देखा है, वो ये है कि बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी किसी व्यापार में आएँ तो हम सिर्फ अपना स्ट्रेंथ ही ना देखें, बट हमें हमारे मार्केट को क्या ज़रूरत है वो ज़रूर देखें। तो एक ये चीज़ है जो एज ए ह्यूमन नेचर मैं बोलता हूँ, ये हमें ज़रूर कंफ्यूज करती है कि मुझे ही अच्छा लगता है तो मैं करता हूँ। बट जो अनमोल के एक्सपीरियंस में भी मैंने आपको बताया कि जब मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि लोगों की ये समस्या है तो मैं स्टार्ट करूँ। हाँ, उनका ये भी था कि क्योंकि मेरे पास बिस्किट का अनुभव है तो मैं इसको अच्छे से निभा पाऊँगा, बट सिर्फ ये नहीं था कि मेरे को बिस्किट का अनुभव है चलो लगाते हैं।
तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये अपने में आत्मसात करना कि हमें प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करना है। तो आइडेंटिफाइंग द राइट प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाइंग वेदर आई एम द राइट पर्सन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वो मेरे स्ट्रेंथ से मैच करना चाहिए। आई थिंक अगर ये हो जाता है तो जो आपका वातावरण है वो आपको बहुत हेल्प करता है। तो आप जितना आँख नाक कान मुंह खुला रखते हैं, और आज तो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से अवेलेबल है। आज मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर मैं ठान लूँ कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो मेरे को उस इन्फॉर्मेशन से रोक पाए। तो बी ओपन। और आई थिंक जितने भी अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब टेक सैवी हैं, उन्हें सारे टूल्स पता ही हैं। उन्होंने काफ़ी लोग, अधिकतर लोग फॉर्मली एजुकेटेड हैं, तो उन्हें जो बिज़नेस के जो पैरेलल्स हैं वो पता ही हैं। बट आई थिंक जो एक भावना है कि मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ अपने स्किल से, अगर वो रखते हुए अपने बिज़नेस को स्टार्ट करें, तो बिज़नेस में हो सकता है ऊपर नीचे ज़रूर होगा, बट वो बिज़नेस फेल नहीं होगा, वो बिज़नेस ऊपर ही जाएगा। जी अमन, आप हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारी गपशप कर रहे हैं इस समय। बिस्किट जैसा एक बहुत ही कॉमन सा टर्म जो हर घर में मिलता है, उसको अनमोल ने हर घर तक तो पहुँचाया ही, पर अब ग्लोबल लेवल पर भी एक्सपैंड कर रहे हैं। और किस तरीके से सिर्फ एक मीठे बिस्किट से आपने बहुत सारी वेराइटीज़ निकाली, कभी क्रिस्प, कभी सॉल्टी, कभी स्वीट, वो बहुत सारे इमोशंस जो आपने जोड़े, और भारत के हर घर में अनमोल का जिस तरीके से इमोशंस के साथ जुड़ाव है लोगों के, उसको डिस्कस किया आपने आज हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।